तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब जो पाए जाते हैं उनके बीच में हवाएं प्रवाहित होती हैं। लेकिन इन हवाओं के प्रवाहन के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं, तो उन नियमों के बारे में जान लेते हैं जिनसे कि ये हवाएं जो प्रवाहित होती हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। तो इन नियमों का प्रभाव इन हवाओं पर पड़ता है, तो इन नियमों के बारे में भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम वायुमंडल में जो हमारी पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं हैं उनके बारे में हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों पवनों से संबंधित कुछ नियम हैं वो हम अभी जान लेते हैं। तो एक एक करके इन नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला नियम है फेरेल का सिद्धांत, और ये फेरेल का सिद्धांत बहुत ही मशहूर नियम है। और इस नियम के मुताबिक जब भी हमारी पृथ्वी पर कोई हवा चलती है, यानी कि जब पृथ्वी पर निम्न वायुदाब की तरफ उच्च वायुदाब से हवा प्रवाहित होती है तो वो सीधे समकोण पर प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत ही तेज़ी से रोटेट हो रही है। तो इसलिए ये हवा सीधे प्रवाहित नहीं होती। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर रोटेट ना होती तो ये हवाएं सीधी बहती। तो इन हवाओं के बारे में फेरेल ने एक नियम बनाया था कि ये हवाएं अपने जो है बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ये यहाँ से भी जब इधर बैठती हैं तो ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यानी ये हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ जब बहेंगी तो ये सीधी ना बहकर अपने रास्ते से कुछ विक्षेपित हो जाएंगी। और इस विक्षेपण को फेरेल ने अपने नियम यानी फेरेल ने अपने सिद्धांत के अनुसार बताया है कि यदि ये हवाएं जिस तरफ जा रही हैं उस तरफ यदि हम मुंह करके खड़े हों तो दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। यानी कि ये हवाएं जो हैं अब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। तो वैसे ही इधर भी जब ये हवाएं निम्न वायुदाब की ओर बढ़ेंगी तो ये इस तरह से बहेंगी। ये अपने दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर ही हमेशा मुड़ेंगी, और इधर से जब इधर के लिए बहेंगी तो ये हवाएं भी इस तरह से ही बहेंगी। तो इधर ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, और यहाँ से जो बहने वाली हवाएं हैं वो भी इस तरह से बहेंगी। यानी कि ये हवाएं हर समय उत्तरी गोलार्ध में जहाँ जहाँ भी बहेंगी तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। और यही फेरेल का नियम है, और यही हवाएं हमारी सनातनी हवाएं भी हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरे नियम के बारे में जान लेते हैं। ये बाइस बेलेट ने सिद्धांत दिया था। तो बाइस बेलेट ने जो सिद्धांत दिया था वो लगभग फेरेल का सिद्धांत है, उसी से संबंधित है। तो फेरेल के सिद्धांत से संबंधित ही बाइस बेलेट का सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत ये बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं बहेंगी तो निम्न वायुदाब हमेशा बाईं तरफ होगा और दाहिनी तरफ उच्च वायुदाब होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जब ये हवाएं बहेंगी और इन हवाओं की तरफ यदि मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो दाहिनी तरफ निम्न वायुदाब और बाएं तरफ उच्च वायुदाब होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा अंतर है, और इस अंतर को परीक्षाओं में कमीशनें जब पूछती हैं, कोई भी कमीशन हो तो वो ऐसे सवाल पूछ देती है। और ज़्यादातर फॉरेन यानी कि फेरेल का नियम यदि आप लिख देते हैं और उसमें उन्होंने अगर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की बात की है
तो आपको 22 बैलेट का नाम लिखना है। और अगर इन्होंने अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और बाईं ओर मुड़ जाती हैं वाली बात की है तो फेरेल का नियम लिखना है। वहीं दोस्तों एक कोरियालिस बल भी है और ये भी इसी से संबंधित है हमारा अगला सिद्धांत, जिसे कि कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इन्होंने बताया कि जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं तो पृथ्वी के घूर्ण बल के कारण उनमें एक विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है और ये हवाएं अपने पथ से विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये हवाएं जब अपने पथ से विक्षेपित होती हैं तो वो अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो बात एक ही है, लेकिन जहाँ पर विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन की बात हो वहाँ पर हमें कोरियालिस बल लिखना है। यानी कि अगर कहा गया हो वाक्य में या पूछा गया हो कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं या 22 बैलेट का सिद्धांत क्या है और फेरेल का नियम क्या है, तो इन तीनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। इस अंतर को जान लेना एक कंपटीशन देने वाले छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हुआ तो पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात है, जब भी हवाएं अपने पथ से विक्षेपित हो जाती हैं वाली बात हो तो कोरियालिस बल आएगा, यानी कि कोरियालिस का सिद्धांत आएगा। और जब इनमें उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की बात हो तो 22 बैलेट का नियम आएगा। और ये जब हवाएं अपने बाईं ओर और दाहिनी ओर मुड़ने की बात हो तो फेरेल का नियम आएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा एक टर्म और कंडीशन ये भी है कि जिसे हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब प्रवणता ये पृथ्वी पर वायुदाब में अधिकता की बात करती है, यानी कि कितने अधिक वायुदाब है और निम्न वायुदाब में जो अंतर है वो कितना अधिक है। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही हवाएं तेजी से बढ़ेंगी, यानी कि जितना ही दाब प्रवणता अधिक होगी, प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होगा, उतनी ही हवाओं की चाल जो है वो तेज होगी। तो दोस्तों अगला है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल, जब ये हवाएं पृथ्वी की सतह पर चलती हैं तो इनमें सतह पर पाए जाने वाले वृक्ष, पेड़ पौधे, पहाड़ पठार से टकराती हुई चलती हैं तो इनमें एक घर्षण बल लगता है। और ये घर्षण बल का असर केवल 500 मीटर की ऊंचाई तक ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पृथ्वी पर जब हवाएं चलती हैं तो पृथ्वी के आकार की वजह से वो विक्षेपित हो जाती हैं यानी मुड़ जाती हैं, तो वो घर्षण बल होता है। जैसे कि हमारी भारत में चलने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा किसी नियम का फॉलो नहीं करती, ना तो कोरियालिस बल, ना 22 बैलेट, ना कि ही ये फेरेल के नियम का पालन करती हैं। ये घर्षण बल के कारण जो है वो अपने जो है रास्ता बनाती हुई चलती हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी पृथ्वी पर एक बहुत ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कि पृथ्वी की सतह पर है। तो इस सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम होता है, तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कम होता है वैसे ही वायुदाब भी कम होता है, यानी कि पृथ्वी की जितनी भी सघन सबसे सघन वायु है वो पृथ्वी के धरातल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों ये तो है हमारा इन नियमों के बारे में अध्ययन हुआ, और अब हम कोरियालिस बल के बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कोरियालिस महोदय ने जो बताया था तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो विक्षेपण होता है यानी जो हवाएं अपने से विक्षेपित होती हैं, अपने मार्ग से जो मुड़ जाती हैं, उस मुड़ने की शक्ति क्या है, तो उन्होंने इसका एक परसेंटेज दिया कि पृथ्वी पर ध्रुवों पर ये 100% मुड़ जाती हैं, यानी कि ध्रुवों पर ये पूरब से पश्चिम चलती हुई दिखाई देंगी। ये पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम चलेंगी या कि पश्चिम से पूरब चलेंगी। ये दोनों गोलार्धों में ये पूरब से पश्चिम जाएंगी और इनमें इतना
जो है वो विक्षेपण हो जाएगा कि ये विक्षेपण पूरा 100% होगा। तो अब ये जैसे ही हम इधर विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो ये विक्षेपण कम होता चला आएगा। वहीं ये 60 डिग्री अक्षांश पर ये केवल 86.7% ही रह जाएगा और 30 पर ये 50% होगा और विषुवत रेखा पर ये 0 होगा। यानी